ठीक, अभी एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसा दिखता होगा v स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा टाइम्स ऑफ a प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ या एलिप्टिकल इक्वेशन। तो इस पर्टिकुलर टर्म के लिए जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देता होगा आपको। ठीक, एलिप्टिक कर्व कुछ इस तरह से। तो ये मेरे पास y एक्सिस, x एक्सिस, तो इसको मान लीजिए वेलोसिटी है एंड इसको मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका कोऑर्डिनेट जो ये पॉइंट होगा वो ओमेगा टाइम्स a को डिफाइन करेगा एंड ये जो पॉइंट होगा वो सिंपली a को डिफाइन करेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट विल द शेप ऑफ ग्राफ और कर्व इन रिलेशन विद वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलिएगा एलिप्टिकल पाथ। आई बात समझ? यस सर। अब इस एक्सप्रेशन के बेस पे आपको अलग अलग टर्म पूछा जा सकता है एंड उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। जैसे नीट में एक सवाल पूछा उसने कहा इफ velocity of a body at x1 is v1 and at x2 is v2, find angular velocity, या उसी चीज को बोल सकता है टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो टर्म दे रखा है उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो आपके पास रिलेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो एक बार मेरे पास v1 किस पर्टिकुलर टर्म पे, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x1 है तो हो जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर x1 स्क्वायर। v2 कब, जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट x2 है तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। अब मुझे एक एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें ओमेगा चाहिए, ठीक है, मतलब ओमेगा के टर्म में हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए वो चाहिए। तब क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज एंड इसका साइन चेंज, तो ये पार्ट एंड ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखेगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट साइड में आपके पास ओमेगा स्क्वायर बीइंग कॉमन, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। यस। सो फ्रॉम दिस आप ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट कर सकती हैं। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट अंडर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इसी ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, तो वहां से टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो सकती है, फाइंड आउट हो सकती है। आई बात समझ? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। डन सर।
हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया एंड उसके बेस पे अलग अलग एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया। अगर हमें नेक्स्ट डिफाइन करना है एक्सेलरेशन, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन इन एसएचएम। जैसे हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ a cos ओमेगा टी, और इसी टर्म को हम लिख सकते थे ओमेगा टाइम्स ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इन टर्म्स ऑफ फेज। अगर मुझे इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dv ओवर dt, ओमेगा एंड a बीइंग कांस्टेंट बाहर, cos उसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, ओमेगा बीइंग कॉमन कांस्टेंट है इसके लिए, एंड t का डिफरेंशिएशन 1। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a टाइम्स साइन ओमेगा टी, या इसी पर्टिकुलर टर्म को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए। तो आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन इस तरह से आता है। तब इसके बेस पे अगर आपसे बोले ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो देखिए इसका ग्राफ कैसा आएगा। ये मेरे पास एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो चूंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका स्लोप कैसा दिख रहा है आपको? नेगेटिव, इसलिए कुछ इस तरह से ग्राफ डिफाइंड होगा। ये मान लीजिए एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी जो स्लोप डिफाइन करेगी वो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? इक्वल होगा। आई बस समझ? Yes, sir. तुम यहां से लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन शुड बी माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कंडीशन है तो एसएचएम होगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो एसएचएम नहीं होगा। तो इसको बोल सकते हैं कंडीशन ऑफ एसएचएम। तो अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखा हो, बोले प्रूफ कीजिए कि एसएचएम है या नहीं, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। अगर ये रिलेशन ओबे करता है तो एसएचएम होगा, अगर ये रिलेशन ओबे नहीं करता तो एसएचएम नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ अभी। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. इसी टर्म को अगर मैं फर्दर आपसे बोले फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक, तब देखिए क्या करेंगे। मेरे पास ये जो टर्म था माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, मैंने लास्ट क्लास में कहा था जब माइनस में टर्म हो तो इसी पर्टिकुलर टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा टाइम्स ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि उस माइनस साइन को खत्म किया जा सकता हो। ठीक है, Okay, sir. अब हम क्या करें, कंपेयर करें उनके अलग अलग फेज को। जैसे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपली ओमेगा टी, and for velocity we have omega t plus pi by 2, but for acceleration we have omega t plus pi। तो अगर मैं तीनों को रिलेट करूं एंड उनके फेज के बीच में रिलेशन डिफाइन करूं तो क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस दिख रहा है आपको? Pi पाई by बाई 2। एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में, pi. एंड इसके और इसके बीच में पाई। आई बात समझ? Yes, sir. अदिति, यहाँ तक कुछ समझ आया आपको? आप लेट क्यों हुई? ओके, पहले इसको नोट डाउन करिए। अदिति, मैंने यहाँ से शुरू किया था, आप पहले यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके,
ये तीनों के बीच में रिलेशन बिटवीन फेज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अभी उसने पूछा था नीट 2020 में फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। इफ्रा आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके। अब देखिए इसके बाद अगर मैं इन तीनों टर्म का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, एंड उस ग्राफ के बेस पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट चीजें हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फर्स्ट मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि आपके पास इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो इसके लिए साइन कर्व कुछ इस तरह से जाएगा। कुछ इस तरह से। दूसरा मेरे पास वेलोसिटी के लिए ओमेगा टाइम्स a cos ओमेगा t, तो cos की वैल्यू स्टार्ट होती है यहां से, फिर 0, फिर पॉजिटिव वैल्यू, एंड एक्सेलरेशन माइनस ऑफ a sin ओमेगा t, तो उसके लिए ग्राफ नेगेटिव, एंड सो ऑन। अब मुझे इनके फेज के बीच में रिलेशन डिफाइन करना था, तो उसी पर्टिकुलर लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, मान लीजिए ये मेरे पास फेज पाई बाई 2 है, एंड देन ये मेरे पास फेज पाई, तो इस ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए, तो ये ग्राफ पीछे की तरफ एक्सटेंड होगी, किसी इस पॉइंट पे मीट करती दिखाई देगी। इस ग्राफ को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिएगा तो कुछ ऐसा बिहेव करेगा, ठीक। तो अगर मैं इस ग्राफ के बेस में बोलूं फेज डिफरेंस कितना है, तो हर पॉइंट के लिए इनिशियल पोजीशन एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दीजिए इधर की तरफ, इस पॉइंट के लिए प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दीजिए इसकी तरफ, इस पॉइंट के लिए प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दीजिए इसकी तरफ। तीनों का प्रोजेक्शन सेम सेम डायरेक्शन में है, तब उनकी पोजीशन के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। जैसे ये 0 है तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, एंड ये दूसरा हो जाएगा पाई। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 अहेड है, आगे की तरफ है। उसी तरह एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 और आगे की तरफ है, तो तीनों के बीच में फेज डिफरेंस का रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इफ्रा, ये समझ आया? Yes, sir. So this is for displacement versus time. This is for velocity versus time. And this is for acceleration versus time. तो नीट में एक बार डायरेक्टली सवाल पूछ दिया था, एक ग्राफ दे दिया
बोला कौन सा ग्राफ सही है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बिहाफ पे। तो आपको कोई एक इक्वेशन गिवन होगा, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एंड कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं एंड देन उसका ग्राफ आप देख सकते हैं। तो मैंने पहला जो ग्राफ प्लॉट किया था डिस्प्लेसमेंट के लिए, वहां पे मैंने अज्यूम किया था डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी के टर्म में, तो वेलोसिटी उसके लिए हो जाएगी ओमेगा टाइम्स ऑफ ए कॉस ओमेगा टी पॉजिटिव साइड एंड एक्सेलरेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए टाइम्स साइन ओमेगा टी। अब इस एक्सप्रेशन से एक टर्म और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंट पोजीशन पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितनी कितनी हो सकती है। तो मैंने जो रेड लाइन ड्रॉ की थी वो मीन पोजीशन होगी, तो उसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर से वापस कौन सा होगा, मीन पोजीशन एंड सो ऑन। तो चेक कीजिए कि मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसमें क्या रिलेशन हो रहा है। पहला, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए देखूं तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे 0 है, तो वेलोसिटी उस पॉइंट पे मैक्सिमम है एंड एक्सेलरेशन फिर से 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन पे देखिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, सो वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से मैं इस ग्राफ को रीड आउट कर सकता हूँ, कौन सी वैल्यू कहाँ पॉजिटिव, मैक्सिमम या 0। अदिति कुछ समझ आया ये? इसको नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट हो सकता है इसी पर्टिकुलर एसएचएम को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे मेरे पास y इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी है, मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया dy ओवर dt, जिसको मैंने वेलोसिटी कहा ओमेगा टाइम्स ऑफ a cos ऑफ ओमेगा इंटू टी। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका मतलब होगा d ओवर dt ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dy ओवर dt। तब यही टर्म आ जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a टाइम्स साइन ओमेगा टी। यहाँ पे देखिए d और d दो बार, तो इसको हम d2y बोलते हैं, एंड dt एंड dt दो बार, तो इसको बोलते हैं dt स्क्वायर। ये इसी चीज को बोल सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, या मैंने दो बार डिफरेंशिएट किया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a टाइम्स साइन ओमेगा टी, इसको मैं y बोल सकता हूँ। अगर आप इसको लेफ्ट साइड ले जाइए, सो सेकेंड डेरिवेटिव dt स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कुछ आपका एक एक्सप्रेशन आता है। इस एक्सप्रेशन को हम जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलते हैं, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलते हैं। तो आपको स्कूल एग्जाम में ये भी बोल सकता है डिराइव जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एसएचएम। तो आप स्टार्ट कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट से, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए वेलोसिटी, दो बार डिफरेंशिएट कीजिए एक्सेलरेशन, तो इस तरह फॉर्म आ सकता है। इफ्रा, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब इसी एक्सप्रेशन से जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर अगर आपको पता हो तो इससे आप टाइम पीरियड डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसके बेस पे नीट में क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ऑफ बीटा टाइम्स x इक्वल्स टू 0, देन पूछा फाइंड टाइम पीरियड। ठीक, ये बोल सकता है फाइंड फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या कर सकता हूँ अदिति, मैं इस पर्टिकुलर टर्म को देखूं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना दे रखा है, बीटा, और यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। Yes, sir. सो ऑन कंपेयरिंग
you will get omega square equals to beta. So omega will be equals to root of beta, and omega is nothing but 2 pi over Okay. t. So time period equals to 2 pi divided by root of beta. अदिति, यहां तक कोई डाउट? ओके, इसको नोट डाउन करिए. इफ्रा, लिख लिया आपने? Yes, sir. ओके. अब देखिए, कब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलिएगा एसएचएम नहीं है. ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है, प्रूव दैट दीज आर नॉट एसएचएम. जैसे मैं बोलूं कि y इज इक्वल्स टू, अगर आपको सिंपल दे रखा हो, e टू द पावर ओमेगा इंटू टी. अगर आपको दे रखा हो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ओमेगा इंटू टी, तो क्या एसएचएम है या नहीं? मैं इसको चेक करता हूं. तो पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy ओवर dt. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम ओमेगा इंटू टी, फिर उसका एक्सपोनेंट पार्ट ओमेगा इंटू टी, उसको डिफरेंशिएट कीजिए, ओमेगा बीइंग कांस्टेंट बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 1. तो ये टर्म आपका वेलोसिटी आ जाएगा. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ई टू द पावर ओमेगा इंटू टी. इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए. सो dv ओवर dt, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर, इस पर्टिकुलर टर्म का डिफरेंशिएशन सेम, एंड ओमेगा इंटू टी, उसका डिफरेंशिएशन ओमेगा, टी का डिफरेंशिएशन 1. ये टर्म एक्सेलरेशन बता देगा. तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर ओमेगा इंटू टी. ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल दिख रही है? y के इक्वल. सो यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर टाइम्स y. कुछ ऐसा आएगा. अगर मैं सेकेंड पार्ट को डिफरेंशिएट करूं तो देखिए, dy ओवर dt, लॉग उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x. तो 1 बाई x हो गया. एंड अब इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉमन कांस्टेंट एंड t का डिफरेंशिएशन 1. ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी. इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन टी. या इसी चीज को t पे पावर -1 बोल सकते हैं. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. इसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूं टू गेट एक्सेलरेशन. सो dv ओवर dt, यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है? -1. सो n x n -1, ये टर्म एक्सेलरेशन बता देगा. सो -1 ओवर टी स्क्वायर. अब मैंने कहा था शुरू में, जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अगर आपका रिलेशन कुछ ऐसा आए, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद सम नेगेटिव साइन, तो इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ एसएचएम. अगर ये टर्म फुलफिल होगी तो एसएचएम होगा, अगर ये नहीं है तो एसएचएम नहीं होगा. यहाँ पे देखिए, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Yes, sir. बट यहाँ पे जो Not साइन है कैसा है? positive. So, तो ये एसएचएम होगा या नहीं होगा? so it will not be an SH. गुड. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, बट ये टर्म डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं है. आई बात समझ? Yes, sir. तो मैं बोल सकता हूँ क्या एसएचएम है या नहीं? So it is not SHM. गुड. अदिति, समझ आया आपको कि एसएचएम होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? एक नेगेटिव साइन एंड दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. अगर ये दोनों कंडीशन है तो एसएचएम है, अगर नहीं है तो एसएचएम नहीं है. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. और प्रूफ कैसे करते हैं?
इस तरह से प्रूव करते हैं SHM है या नहीं। इफ्रा लिख लिया आपने? Yes, sir. ओके, तो इतनी सारी चीजें आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की चीजें पूछ सकते हैं। इससे ज्यादा आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास एनर्जी ऑन SHM। एनर्जी SHM में दो तरह की हो सकती है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक टोटल एनर्जी। मान लीजिए आपके पास कोई एक सिंपल पेंडुलम, एक बॉब अटैच्ड किसी इस पॉइंट पे, एंड ये ऑब्जेक्ट देमसेल्फ ग्राउंड से किसी हाइट पे है, एंड ये अगर ऑसिलेट करे टू एंड फ्रो इस तरह, तो इसके वेरिएशन से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में चेंज करेगी, बट इटसेल्फ इसके पास कुछ यहाँ से यहाँ तक हाइट है, उस हाइट की वजह से इसके पास कुछ एडिशनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। सपोज कर लीजिए यू नॉट, किसकी वजह से? उसके रेफरेंस की वजह से। तब मैं एनर्जी दो तरह के डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल्स टू, जैसे हमने पढ़ा था स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ के वाई स्क्वायर, प्लस इसके पास कुछ रेफरेंस है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट। के की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो के की वैल्यू होती है m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो सकती है। तो इसी पर्टिकुलर टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यू नॉट। इफ्रा, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब इसकी दो वैल्यूज हो सकती है, एक मीन पोजीशन पे, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो अगर मैं बोलूँ मीन पोजीशन पे, तो वहां पे y की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम कितना? यू नॉट। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे लूँ, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यू नॉट। अदिति, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट होता है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल्स टू, सिंपली होता है मेरे पास हाफ m v स्क्वायर। तो v की वैल्यू अगर मैं ओमेगा के टर्म में लिख दूं, तो हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा था सेम इसके बेस पे, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स रूट अंडर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में अब इसके दो वर्ड पुट कर दीजिए, ठीक, एक बार मीन पोजीशन के लिए, एक बार एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। मीन पोजीशन पे y की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम, क्यों वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे लूँ, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे y की वैल्यू मैक्सिमम, तो उसको पुट कर दीजिएगा, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम 0।
यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ उसकी कहानी। इफ्रा डाउन। सर जस्ट 1 minute. Done sir. अब अगर मैं इन दोनों एनर्जी को ऐड कर लूं टू गेट टोटल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इन जनरल मेरे पास है हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस सम u नॉट, एंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास है हाफ m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस में एंड यहाँ पे y स्क्वायर माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर e स्क्वायर प्लस u नॉट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। आई बात समझ? Yes sir. अभी टोटल एनर्जी किस टर्म के इक्वल दिख रहा है? तो आप बोलिएगा पोटेंशियल एनर्जी जितनी मैक्सिमम थी उसके इक्वल है। तो यहाँ से एक रिलेशन याद रखिएगा कि टोटल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, बट काइनेटिक एनर्जी से ग्रेटर या इक्वल टू हो सकता है सिर्फ उस कंडीशन में जब यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। तो इन जनरल मेरे पास एक रिलेशन होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू यू मैक्स बट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू के मैक्स। ये रिलेशन याद रखिएगा। अदिति, ये बात समझ में आई? अब देखिए इस रिलेशन के बेस पे क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है? तो जानबूझ के कंपटीशन में आपसे ऐसे सवाल पूछा जाता है, इफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी of a particle in SHM is 160 joule and maximum kinetic energy is 100 joule. Find U max, ये पूछ सकता है, maximum displacement ये पूछ सकता है, if spring constant 50 न्यूटन पर मीटर, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिंपल हम इस रिलेशन को यूज करते हैं, तो आपको U max की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक। E इज इक्वल टू होता है के ई प्लस यू ई, या पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वहाँ के बेस पे आपको यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो उसके बेस पे आपको ये टर्म पता चल जाएगा, फिर वहां से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ? इफ्रा, Sir समझ can नहीं you आया? repeat again? जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या क्या दे रखा है, एक मिनट, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ना देख के मैं टोटल एनर्जी दे दूं, या उसी पर्टिकुलर टर्म को मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूँ। ऐसा है। तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर के रिलेशन के बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ कि टोटल एनर्जी यू मैक्स के इक्वल हो जाएगा, बोल सकता हूँ।
Just 1 minute. इफ्रा, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Now you are out. ओके, सो यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन के बिहाफ पे बोल सकता हूँ कि टोटल एनर्जी जो है वो यू मैक्स के इक्वल है। Yes, sir. इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 160 जूल। 160. E is equals to 160 दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपको कितना दे रखा है? 100. 100 जूल। तो जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? यू नॉट बोल सकता हूँ। Yes, sir. सो मेरे पास यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों का डिफरेंस 160 माइनस 100, दैट विल बी 60 जूल। एंड ये यू नॉट अगर पता है तो बाकी जो एनर्जी बच जाएगी वो उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी में दो पार्ट था, देखिए यहाँ पे एक मेरे पास पार्ट था ये टर्म एंड एक पार्ट था ये टर्म था। Yes. सो आपके पास यू नॉट तो फाइंड आउट हो गया, ठीक। तो ये पर्टिकुलर टर्म बाकी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी क्योंकि दोनों का सम, यहाँ पे देखिए दोनों का सम ही एक्चुअली में यू मैक्स के इक्वल होता है। मतलब ये पार्ट प्लस ये पार्ट टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, बोल सकते हैं। Yes, sir. तो मेरे पास यू नॉट भी पता है, तो ये जो पता होगा उसके बेस पे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकता हूँ, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसी को बोलते हैं, कैलकुलेट कर सकता हूँ। Yes, sir. ओके, तो वही टर्म मैंने यहाँ पे किया। आपको यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो बाकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी हाफ के वाई मैक्स इज इक्वल्स टू 100 जूल। तो आपको के की वैल्यू पता है, वाई मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अदिति समझ आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड इस रिलेशन को याद रखिएगा, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। इफ्रा, आपको समझ आया? Yes, sir. Now it is. Done, sir. दूसरा रिलेशन इसी में ये बोल सकता है आपको टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के टर्म में, एंड देन उसके बेस पे बोल सकता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। सो मैं इस पर्टिकुलर टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है y is equals to a times of sin omega t एंड वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा टाइम्स ऑफ a into cos omega t। कुछ रिलेशन होता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, एंड अगर कॉस स्क्वायर थीटा हो तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब इन्हीं रिलेशन को यूज करके अगर मैं लिखूं पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी वैल्यू है मेरे पास हाफ के, या इसको लिख सकता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर टाइम्स यू नॉट। अब इस y की वैल्यू ऊपर वाले टर्म जो दे रखा है उसको पुट कर दीजिए, सो इट विल बिकम हाफ m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस यू नॉट। अब इस साइन स्क्वायर को इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं ब्रेक करूंगा तो आपको यही एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा t प्लस यू नॉट। ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। आई बस समझ? Yes, sir. ओके, अब इस एक्सप्रेशन से हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है, मैं आपको वो समझाता हूं। आपको बोलेगा कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वेलोसिटी के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, या उसका टाइम पीरियड कितना है, एंड उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड कितना है, रिलेट कीजिए। 2021 के नीट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो कंपेयर करके यहाँ पे ओमेगा दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है ना। Yes, sir. तो इसके लिए टाइम पीरियड सिंपली टी होगा, फ्रीक्वेंसी एफ होगी, बट इसके एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको?
2 omega t. 2 ओमेगा मतलब इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, तो टाइम पीरियड में क्या बोलूंगा, हाफ बोल सकता हूँ। Yes. तो यहाँ से याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसके लिए टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बेस्ड पे, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो ट्वाइस फ्रीक्वेंसी से होती है एंड टाइम पीरियड हाफ हो जाता है। ठीक, मैं इस रिलेशन को लिखूंगा आगे, मैंने अभी प्रूव करके दिखाया आपको। अदिति, यहाँ पे कोई डाउट? Similarly, for kinetic energy, we may write kinetic energy is equals to half mv square. So in place of v, we may write the above expression in terms of time as omega square a square cos square omega times t. Now just simplify this particular term, cos square omega t, write in terms of this expression. So you'll get 1 by 4 m omega square a square multiplied by 1 plus cos of twice omega t equals to kinetic energy. अब इस एक्सप्रेशन से देखिए, यहाँ पे भी कैसा आ रहा है, 2 ओमेगा, ऊपर में सिंपली कितना था डिस्प्लेसमेंट के लिए, ओमेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है एज कंपेयर टू सोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। Ifra, is it clear? Yes. Yes, it is clear. Good. So if you add these two terms to get total energy, so total energy is sum of kinetic and potential. So kinetic की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 by 4 m omega square a square plus 1 plus cos of 2 omega t, and potential energy is 1 by 4 m omega square a square bracket 1 minus cos 2 omega t plus u naught. अब देखिए दोनों एक्सप्रेशन में आपको एक जगह प्लस ओमेगा प्लस कॉस टू ओमेगा टी दिख रहा है, एक जगह माइनस कॉस टू ओमेगा दिख रहा है, तो ये पार्ट एंड ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट इक्वल्स टू टी। तो क्या ये टाइम डिपेंडेंट टर्म दिख रहा है या कांस्टेंट दिख रहा है? Sir, constant. तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, वो ऑसिलेट नहीं करती। तो जब ऑसिलेट नहीं करती तो इसका टाइम पीरियड इनफिनाइट, फ्रीक्वेंसी जीरो। आई बात समझ? Can you repeat the last line? What you said? मेरे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म चेंज नहीं करता, तो इसके लिए टाइम पीरियड इंफिनिटी होगी एंड फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। आई बात समझ? Yes, sir. इसको नोट डाउन करिए, मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, ग्राफ कैसे इसका प्लॉट कर सकते हैं। अदिति, कुछ समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? I'm done, sir. अब मैं इसके बेस पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछूं, जे में इसका डायरेक्टली ग्राफ पूछा था उसने, ठीक, ग्राफ कैसे होगा, देन उसके बेस पे अलग अलग टर्म डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं।
देखिए, ये मेरे पास है एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। पहला, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखूं तो यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट इस तरह, अगर मैं टी की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ठीक, तो इसके बेस पे क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे मेरे पास साइन के टर्म में है, अगर टी की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपको एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, मतलब इन जनरल ये टर्म 0 होगा, मतलब ये स्टार्ट करेगा 0 साइन से। तब इसके लिए ग्राफ होता है कुछ ऐसे। कुछ ऐसा होगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। दूसरा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए सेम टर्म पुट करूं तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू मैक्सिमम होगी यहाँ पे, तो इससे ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। मैक्सिमम इस तरह से, एंड दोनों का सम जो होगा वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, इस तरह कांस्टेंट। सो दिस इज टोटल एनर्जी, जो द रेड वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द स्क्रीन वन इज पोटेंशियल एनर्जी। एंड ये जो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफाइन कर रहा है, इसको मैं यू नॉट बोल सकता हूँ, जो रेफरेंस के बेस पे एनर्जी थी, ठीक है। अब यहाँ से कुछ टर्म कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, जैसे यहाँ पे मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो इसका मतलब होता है इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, तब वो टोटल एनर्जी का हाफ हो जाती है। तो ये मेरे पास एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एंड जस्ट हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। तो इस पॉइंट की जो वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, वो होती है a/√2। ये सेम टर्म अगर नेगेटिव साइड हो तो -a/√2 होगा। इफ्रा, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ, क्या क्या टर्म हो सकता है, तो इसके बेस पे कौन कौन सी चीजें, डिस्प्लेसमेंट y, velocity v, and acceleration a, potential energy u, kinetic energy k, total energy e। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट उसके लिए टाइम पीरियड t है एंड फ्रीक्वेंसी f है, तो इसके लिए भी टाइम पीरियड t, फ्रीक्वेंसी f, इसके लिए भी टाइम पीरियड t, फ्रीक्वेंसी f, बट पोटेंशियल एनर्जी के लिए टाइम पीरियड t/2 हो जाती है एंड फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के लिए भी टाइम पीरियड t/2, फ्रीक्वेंसी डबल, टोटल एनर्जी के लिए टाइम पीरियड इंफिनिटी एंड फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है। ये रिलेशन याद रखिएगा इन तीनों अलग अलग टर्म के बेस पे। इफ्रा, कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. ओके।
इफ्रा डन? सर जस्ट ग्राफ में एक चीज बची लिखना है। डन सर। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन आपसे, अगर मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बोलेगा एवरेज वैल्यू डिफाइन कीजिए किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी टर्म का एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैंने एक टर्म पढ़ाया था आपको 3rd चैप्टर में, मोशन स्ट्रेट लाइन में, इन जनरल एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। वही सेम टर्म यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, एवरेज वैल्यू। क्योंकि मेरे पास फंक्शन टाइम डिपेंडेंट हो या पोजीशन डिपेंडेंट हो, उसके बिहाफ पे किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पर्टिकुलर फंक्शन इंटू डी टी डिवाइड बाई डी टी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अगर वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन दे रखा हो तब यही पर्टिकुलर टर्म फंक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन, अगर वो आपको एक्स डिपेंडेंट फंक्शन दे रखा हो तब। अब इस फॉर्मूले को यूज करके आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, जैसे अगर आपसे पूछे फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी या फाइंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो पहले जनरल एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो K इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हाफ एम, वी की वैल्यू या तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखिए या तो आप टाइम के टर्म में लिखिए। तो इसको लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, या इसी पर्टिकुलर टर्म को ब्रेक कर दीजिए उसके टर्म में, तो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। इफ्रा, इज इट इन डिस्प्लेसमेंट फॉर्म और टाइम डिपेंडेंट फंक्शन? सर टाइम डिपेंडेंट। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, द फर्स्ट वन, द सेकंड वन? सर फर्स्ट वन। Okay, so average kinetic energy equals to K times dt integration divide by dt integration। अब आपको गिवन होगा कि कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है। अगर मुझे कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है तो इसकी लिमिट 0 टू कैपिटल टी पुट करूंगा। मुझे हाफ टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है तो इसके बेस पे उसकी लिमिट चेंज करते जाऊंगा। मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ ओवर कंप्लीट साइकिल। के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बीइंग कांस्टेंट, कोएफिशिएंट की तरह उसको बाहर ले लीजिए, 1 प्लस cos of 2 omega t dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर dt, उसका इंटीग्रेशन सिंपली t, 0 से अगर मैं t तक इंटीग्रेट करूं तब। अदिति, यहां तक कोई डाउट? ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई t। यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाई डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा t प्लस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होगा विद 2 ओमेगा टी, एंड जो कोएफिशिएंट ऑफ टी होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड आ जाता है, लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये जो मेरे पास टर्म है उसकी लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, फर्स्ट पार्ट, बीच में प्लस
1/2 ओमेगा बाहर साइन 2 ओमेगा इंटू टी माइनस साइन 0। ऐसे लिख सकता हूँ इफ्रा? Yes, sir. सो यहाँ से आपको मिल जाएगा टी, यहाँ पे मिल जाएगा 1/2 ओमेगा 2 ओमेगा टी। सिंपली ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपके पास 2π/t। सो ओमेगा इंटू टी विल बिकम 2π multiplied by 2, so you'll get 4π minus sine 0। अदिति, यहाँ तक बात समझ में आई? इसकी वैल्यू कितनी होती है एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो याद रखिएगा साइन के लिए कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो, साइन ऑफ n पाई, इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म 0। तो आपके पास बच क्या जाएगा? सिंपली t, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। अब यही एक्सप्रेशन मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाई t, एंड इस पूरे की वैल्यू सिंपली ti, so t and t will cancel out, so average kinetic energy equals to 1/4 m square a square। ठीक, और यही पर्टिकुलर टर्म एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और यही पर्टिकुलर टर्म एवरेज टोटल एनर्जी भी होती है, ये याद रखिएगा। नहीं, एवरेज तो दोनों का सम के इक्वल हो जाए, टोटल एनर्जी। तो इसी पर्टिकुलर टर्म को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एवरेज टोटल एनर्जी होगी। क्योंकि टोटल एनर्जी वेरिएबल नहीं होता, तो उसकी वैल्यू जितनी होती है एक्चुअली में उतनी वैल्यू एवरेज भी होती है, इसीलिए उसका एक्सप्रेशन हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। इफ्रा, यहाँ तक बात समझ आई आपको? Yes, sir. इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। हर टर्म जहां कहीं भी आपको एवरेज कैलकुलेट करना हो, इसी रिलेशन को यूज करते हैं। इफ्रा, लिख लिया आपने? ओके, इससे ज्यादा सवाल आपको एनर्जी से रिलेटेड नहीं पूछ सकता। इन्हीं सारी चीजों को घुमा फिरा के अलग अलग चीजें पूछेंगे, इसमें और कोई लॉजिक नहीं होता। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का इज कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, अलग अलग सेगमेंट के लिए। तो मैं बताता हूँ टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मोशन कैसा हो रहा है। उस मोशन के बिहाफ पे हम अलग अलग इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपका मोशन हो रहा है ट्रांसलेशनल, बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही हो, या अगर आपका मोशन हो रहा है रोटेशनल, रोटेट कर रही हो, तो ट्रांसलेशनल फोर्स मोशन के बिहाफ पे रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो F रिस्टोरिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ K इंटू एक्स, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है। तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट हो वो k हो जाएगा। उस k के बिहाफ पे आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन माइनस ऑफ k इंटू एक्स।
So acceleration is equals to minus of k by m into x. Acceleration को हम लिख सकते हैं 2 बार differentiation of displacement with respect to time plus of k by m times x equals to 0. General expression of SHM. अब इसको अगर कंपेयर कीजिए जो हमने लास्ट में डेराइव किया था, तो ये जो पॉइंट टी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? इफ्रा, ये पॉइंट टी किसके इक्वल होगी? कुछ याद आ रहा है? ऐसा एक्सप्रेशन मैंने पीछे लिखाया था। दिख रहा है कुछ जनरल एक्सप्रेशन? अच्छा, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे देख लीजिए, कुछ जनरल एक्सप्रेशन दिख रहा है? Yes, sir. ये दिख रहा है? Yes, sir. सो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। Yes. अदिति दिख रहा है आपको? सो यहाँ पे भी तो देखिए वही है ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड सेम एक्सप्रेशन है, तो ये भी पर्टिकुलर टर्म किसके इक्वल हो जाएगा? Omega square. सो omega square equals to k by m. So omega is equals to root under of this. So time period equals to 2 pi root under m by k. तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आता है किस कंडीशन में? ट्रांसलेशनल टर्म में। तो अब इन जनरल आप ऐसे याद रखिए, रिस्टोरिंग फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, तो जो डिस्प्लेसमेंट का कोएफिशिएंट होता है दिस पार्ट, वो डिस्प्लेसमेंट का कोएफिशिएंट यहाँ पे पुट कर देते हैं m by k की जगह पे, एंड देन वहां से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अदिति, समझ आया आपको? ओके, नाउ इन केस ऑफ रोटेशनल टर्म हम यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तब इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ c टाइम्स थीटा। यहाँ पे k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या ऐसी चीज को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। इस पार्ट में c की वैल्यू होती है टॉर्सनल कांस्टेंट। सो इसको अगर सॉल्व करूंगा तो टाउ इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन माइनस ऑफ c इनटू थीटा। जिस तरह फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास को रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, एंड एक्सेलरेशन को अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ c ओवर i टाइम्स थीटा। अब इस अल्फा को हम लिख सकते हैं सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time plus of c divided by I into theta equals to 0. तो ये भी क्या दिखेगा आपको? जनरल एक्सप्रेशन ऑफ SHM। इफ्रा, अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? थीटा इज डिस्प्लेसमेंट, सो इट्स कोएफिशिएंट मस्ट इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बोल सकता Yes, हूँ। sir. Yes, sir. See. So omega square equals to c by I. So time period for this expression will be root under moment of inertia divided by torsional constant. तो ये दो एक्सप्रेशन याद रखिएगा कि हमें मोशन कब कौन सा यूज करना होता है, एंड उसके हिसाब से मेरे पास रिलेशन क्या होता है। सो इन फर्स्ट ट्रांसलेशनल पार्ट जनरल एक्सप्रेशन आपका कुछ ऐसा होता है, एंड फॉर रोटेशनल पार्ट जनरल एक्सप्रेशन ऐसा होता है। तो उन दोनों के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू फर्स्ट पार्ट के लिए कुछ ऐसे होती है, एंड सेकेंड पार्ट के लिए कुछ ऐसी होती है। अदिति, कुछ भी नहीं समझ आया? इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन करना सिखा।
Done, sir. डाउट तो नहीं यहाँ तक इफ्रा? No, sir. ओके, तो हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना सीख लिया मोशन के बिहाफ पे। अब इसको अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहला आता है हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम। फर्स्ट इज स्प्रिंग मास सिस्टम। आपके कोर्स में स्प्रिंग मास सिस्टम सिर्फ 2 तरह से पढ़ना है, बट कंपटीशन में जानबूझ के एक्स्ट्रा पूछते हैं, तो आपको 4 तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कौन कौन तरह से मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई भी एक नॉर्मल स्प्रिंग, उसके साथ कोई ब्लॉक अटैच्ड है इस तरह से, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, ब्लॉक का अपना कुछ मास m। अगर मैं इसको ऑसिलेट करता हूँ तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर m/k उसके इक्वल होता है। अब इस स्प्रिंग में सबसे पहली चीज आती है स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे कैसे अफेक्टेड होता है, तो हम पहले वो जानते हैं। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट के बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक स्प्रिंग है, इसका अपना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इसकी अपनी कुछ लेंथ एंड इसकी अपनी कुछ इलास्टिसिटी। सो k इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी इंटू a डिवाइड बाई l, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है। ठीक तब ये k जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो आपको जानबूझ के बोलेगा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर स्प्रिंग को कट करूं किसी गिवन सीक्वेंस में, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे चेंज करेगा। 2018 नीट में क्वेश्चन पूछा। ठीक, मान लीजिए इस स्प्रिंग को कट कीजिए 1:2:3 रेशियो में, 1:2:3, 1:2:3। तब इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट जो सेगमेंट होगा उस सेगमेंट को आप x मान लीजिए, तो सेकंड सेगमेंट होगा 2x एंड थर्ड सेगमेंट होगा 3x। इन तीनों की जो लेंथ होगी वो टोटल लेंथ एक्चुअल स्प्रिंग के इक्वल हो जाएगी। सो 6x इक्वल्स टू l और x इक्वल्स टू l/6। इफ्रा, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. सो फर्स्ट स्प्रिंग के लिए अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट बोलूं k1, तो इसके लिए y a लेंथ कितनी हो सकती है l/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा। अगर मैं सेकंड सेगमेंट के लिए पूछूं तो ये हो जाएगा y a बाई l, l की जगह पे 2x मतलब 2 टाइम्स l/6। k3 इसकी जगह पे हो जाएगा y a डिवाइड बाई 3x l/6। अब ये जो क्वांटिटी दे रखी है वो किसके इक्वल है, ये जो क्वांटिटी दे रखी है वो किसके इक्वल है, उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां से। y a बाई l किसके इक्वल दे रखा है, k के इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा 6k, सेकेंड पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा 6/2 3k एंड थर्ड पार्ट 6/3 2k। तो ये हो जाएगा k1 की वैल्यू, k2 की वैल्यू एंड k3 की वैल्यू। इफ्रा, कुछ भी नहीं समझ आया? Yes, sir. नहीं सर, आ गया समझ में। अदिति, कोई डाउट कैसे मैंने कैलकुलेट किया स्प्रिंग कांस्टेंट? गुड। तो हर जगह जब कभी भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो आप इस रिलेशन को यूज कीजिए, कैसे कैसे लेंथ चेंज कर रही है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, सम करके टोटल के इक्वल, उसका प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर एंड पुट करके इंडिविजुअल सेगमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो है नॉर्मल स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे अफेक्ट हो सकता है वो निकाला मैंने। अब मैं इसका कॉम्बिनेशन बताता हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए पहले।
Now, how to combine this particular term in series? So first is series combination. मान लीजिए आपके पास कोई एक स्प्रिंग है एंड कोई दूसरा स्प्रिंग एक ब्लॉक इसके पॉइंट पे कनेक्टेड है। सो इसकी अपनी कुछ लेंथ होगी L01, कुछ यहां से यहां तक। इसकी अपनी कुछ लेंथ होगी L02, कुछ यहां से यहां तक। ये इनिशियली अब इसकी नेचुरल लेंथ है, इसमें कोई कंप्रेशन कोई एक्सटेंशन नहीं है, उस वक्त ऐसा बिहेव करेगा। अब अगर इसको मान लीजिए स्ट्रेच कर दीजिए अपने ओरिजिनल पोजीशन से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या होगा? तो ये फर्स्ट स्प्रिंग वो भी एक्सटेंड करेगी, कुछ यहां तक जा सकती है। सेकेंड स्प्रिंग वो भी कुछ एक्सटेंड करेगी, कुछ यहां तक जा सकती है। सो फाइनल ब्लॉक कुछ यहां तक आ गया। ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन था, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये मेरे पास अब फाइनल पोजीशन यहां तक। सो दोनों रॉड में कैसे कैसे चेंज हुआ होगा हम वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्प्रिंग, उसमें सपोज कर लिया x1 अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट to get stressed up to this point. In second spring, we have L0 plus 2, L02 plus x2 यहां से यहां तक। तो नेट इलोंगेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो एक्चुअली में कितनी हुई होगी? x1 plus x2। इफ्रा ऐसे बोल सकते हैं ना? Yes, sir. अब ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो स्प्रिंग है वो मास्कलेस है। हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में, फॉर मास्कलेस स्ट्रिंग वायर और रोप टेंशन एट ईच पॉइंट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे भी मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट एंड इस पॉइंट दोनों में फोर्स क्या होगा? सेम सेम। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सिंस springs are massless, so force हर पॉइंट पे क्या होगा? इक्वल, या टेंशन हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम होगा। टेंशन will be same at each point, इसलिए फोर्स की वैल्यू सेम हो जाती है एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पे। सो जो चीज डिफरेंट है हम उसको सम करते हैं। सो नेट डिस्प्लेसमेंट equals to x1 plus x2. Now, according to the expression, f equals to minus of k into x. So x equals to f divided by k equivalent with negative sign. Similarly, in place of x1, we may write f divided by k1, and for x2, f divided by k2. F being common get cancelled out on either side. So you're left with 1 over k equivalent equals to 1 over k1 and 1 over k2. इफ्रा, ये समझ आया आपको क्या क्या हुआ? Yes, sir. अदिति, कुछ भी नहीं समझ आया आपको? ये मेरे पास आता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, तो इसके लिए कुछ ऐसा रिलेशन एग्जैक्टली जैसा हमने क्लास 10 में पढ़ा था रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के लिए, उसका जस्ट रेसिप्रोकल जो पैरेलल के लिए आता है वो हमने यहाँ पे सीरीज के लिए कैलकुलेट किया है स्प्रिंग के टर्म में। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब या तो ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा तभी भी ये सेम रिलेशन होगा,
अगर वर्टिकली प्लेस्ड होगा तभी भी ये रिलेशन होगा, इस रिलेशन में कोई फर्क नहीं आता। इफ्रा लिख लिया आपने? Yes, sir. Yes, done. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, सो आज क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन और अदर फैक्टर एसटीएम में फिर मैं सिंपल पेंडुलम एंड उसके अलग फैक्टर पढ़ाऊंगा, एंड देन लास्ट पार्ट इस चैप्टर का डैम्पिंग एंड डैम्प ऑसिलेशन, फिर हम वेव शुरू करेंगे। ओके ओके, देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।